अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मुझे पता चला कि नासा की एक टीम मरीख पर रिसर्च करने के लिए आइसलैंड जा चुकी है। हैरानी की बात यह है कि मरीख पर जाने की बजाय उन्होंने आइसलैंड का दौरा क्यों किया। वो आइसलैंड पर मुख्तलिफ सैंपल्स इकट्ठे कर रहे हैं, ड्रोन और क्वाड्रोकॉप्टर की मदद से वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ की वॉल्केनिक एक्टिविटी को देख रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आइसलैंड पर क्यों ज़िंदगी बहुत कम है। और उसकी वजह यह है कि हम ज़िंदगी की तलाश में हैं और हम ज़िंदगी तलाश कर रहे हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़िंदगी के मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, चाहे वो ज़मीन पर हो या मार्स पर हो। ज़िंदगी की तलाश करने के लिए ज़िंदगी की कुछ निशानियां भी होनी चाहिए। अब हमने बहुत से ऐसे बायो सिग्नेचर्स यानी कि ज़िंदगी की निशानियां तरतीब दे दी हैं जो कि हम देखते हैं। किसी भी सियारे की तरफ हम जब देख रहे होते हैं, चाहे टेलीस्कोप से देखें या अपने रोवर्स भेजकर देखें, तो हम इन बायो सिग्नेचर्स को और इन बायो मार्कर्स को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि हम कार्बन से बनी हुई ज़िंदगी की फॉर्म है। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से हमारी ज़िंदगी जो है वो कार्बन से बनी हुई है। इसलिए हम जितने भी बायो सिग्नेचर्स बना रहे हैं वो कार्बन बेस्ड लाइफ को ढूंढने के लिए फ़िलहाल बना रहे हैं। इसमें हम ढूंढते हैं कि क्या किसी प्लैनेट पर हमें कार्बन मिलता है, क्या किसी प्लैनेट पे हमें कार्बन के आइसोटोप्स मिलते हैं, क्या किसी प्लैनेट पे हमें ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, ऐसी गैसेस मिलती हैं जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं कि शिनॉप्स गैसेस, जो कि मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, कार्बन बेस्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या हमें कोई टेक्नोलॉजी के सिग्नेचर्स मिलते हैं। अगर हम किसी भी सियारे की तरफ देखते हैं तो वहाँ टेक्नोलॉजी के सिग्नेचर्स मिलते हैं। मसलन जब हमने तरक्की की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमने प्रोड्यूस की अपने एनवायरनमेंट में वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर हो वहाँ हो सकता है कि कोई सिविलाइजेशन काम कर रही हो, तरक्की कर रही हो। तो टेक्नोलॉजी का एक सिग्नेचर कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरीके से हमने एटमॉस्फेरिक गैसेस को देखा, क्योंकि जहाँ पर कार्बन बेस्ड लाइफ होती है वहाँ पर दो गैसेस का होना बहुत ज़रूरी है। एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम एक्सेल करते हैं, और दूसरी मीथेन, क्योंकि मीथेन भी इंसान और तमाम जानवर किसी न किसी फॉर्म में एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं अपने जिस्म से। तो इनका होना भी बड़ा ज़रूरी है। और फिर मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हमें कहीं नज़र आए, किसी प्लैनेट के गिर्द हमें सैटेलाइट्स घूमते हुए नज़र आएँ, किसी प्लैनेट के गिर्द हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस नज़र आएँ, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर भी ज़िंदगी है। इन बायो सिग्नेचर से आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं ज़रा छोटे लेवल पर बायो मार्कर्स की तरफ। अगर हमने ज़िंदगी को ढूंढना है तो हमें DNA की ज़रूरत होगी, हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि प्रोटीन्स हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे जिस्म का। हमारे सेल्स प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो हमें अगर प्रोटीन्स मिलती हैं तो हमें ज़िंदगी मिलने के चांसेस नज़र आएंगे। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स हम अब तक दरियाफ्त कर चुके हैं। तो अगर इनमें से कोई अमाइनो एसिड हमें मरीख पर मिलता है तो हमें ज़िंदगी मिलने के चांसेस ज़्यादा लगने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इन बायो सिग्नेचर्स को और इन बायो मार्कर्स को हम स्टडी कर रहे हैं ज़मीन पर। लेकिन ज़मीन पर क्यों? क्योंकि सोलर सिस्टम में बार बार मिशन भेजना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है हमारे लिए, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। तो उन हार्श कंडीशंस को हमने ज़मीन पर मॉडल किया। मसलन हमें वीनस नज़र आया तो हमने देखा कि वीनस की तरह का इलाका ज़मीन पर कौन सा है। हमें यूरोपा मून नज़र आया तो हमने देखा कि ज़मीन में कहाँ पर बर्फ़ में ज़िंदगी पाई जाती है, पानी में ज़िंदगी पाई जाती है।
हमें मार्स नज़र आया तो हमें नज़र आया कि हमने रेगिस्तान की तरफ जाना है, हमने वॉल्केनिक एक्टिविटी की तरफ जाना है, हमने उन इलाकों में जाना है जहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत होती है। तो मैं आपको यहाँ पर वो तमाम साइट्स दिखा रहा हूँ जो कि हमने टेरेस्ट्रियल एनालॉग बनाए हैं सोलर सिस्टम के मुख्तलिफ प्लैनेट्स के, और इन पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स इस वक्त मुख्तलिफ टीम्स नासा की स्टडी कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं। तो हम चलते हैं अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जो कि है मार्स। तो मार्स के लिए हमने 3 साइट्स ली जिनको हम स्टडी कर रहे हैं। हमने सबसे पहले एटाकामा डेजर्ट चिली लिया। आप देख सकते हैं इसका टेरेन बिल्कुल मार्स के टेरेन की तरह है, खुश्क है, पानी आपको नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। हम लावा ट्यूब केव्स को स्टडी करने जा रहे हैं क्योंकि मार्स में लावा ट्यूब केव्स बहुत ज़्यादा हैं और हम ज़मीन पर देखना चाहते हैं कि वहाँ पर हमें ज़िंदगी के कैसे सिग्नेचर्स और बायोमार्कर्स मिलते हैं। फिर इसी तरीके से हम आइसलैंड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आइसलैंड बहुत ही हार्श टेरेन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन वहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर ज़िंदगी के ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत कम हैं। तो वहाँ पर हमें किस किस्म के बायोमार्कर्स मिलेंगे? अगर हमें पता चल जाए कि हमें आइसलैंड में किस किस्म के बायोमार्कर्स मिल सकते हैं या मिलेंगे, तो हम यही चीज़ मार्स पर जाकर देख सकते हैं और उन्हीं चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं और उससे हम जल्दी ज़िंदगी की तलाश कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पर इस डेजर्ट की बात कर रहा हूँ जो कि चिली में मौजूद है। जब हमने वहाँ पर जाकर रिसर्च की तो वहाँ पर हमें अमाइनो एसिड्स मिले। इसका मतलब ये है कि अगर मरीख पर कभी भी ज़िंदगी रही है तो वहाँ पर हमें अमाइनो एसिड्स मिलने चाहिए, किसी ना किसी फॉर्म में अमाइनो एसिड्स हमें नज़र आने चाहिए। जो टीम नासा की आइसलैंड में गई उसे जो हेड करी है वो डॉक्टर अमांडा है, जो कि मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा रहा हूँ, और वो इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं कि किस तरीके से हमने मार्स पर सैम्पलिंग करनी है, सैंपल्स लेने हैं और उनमें से क्या क्या चीज़ें देखनी है और कैसे देखनी है। अगर आप मार्स की तरफ जाएं तो मार्स के गिर्द मुख्तलिफ ऑर्बिटर्स घूम रहे हैं। उनमें से एक ऑर्बिटर है जिसका नाम है MRO। वो जब मार्स की तस्वीर लेता है तो उसकी तस्वीर को जूम करके देखा जाए तो 1 पिक्सल में मार्स का 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया कवर होता है। 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर होता है जहां पर हमारा रोवर सैंपल्स ले रहा होता है। अब आप इस एरिया को देखें तो इसमें जो सैंपल लेने हैं उसकी मैं आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। हमने एक ट्रायंगल बनाना है और उस ट्रायंगल के 3 कोने होंगे, 3 वर्टिसेस होंगे। इस ट्रायंगल की एक साइड 100 मीटर लंबी होगी। तो हमने 100 मीटर की 3 साइड्स बनाई और अब हमने सबसे ऊपर वाला जो सर्कल है उसको पकड़ लेना है। उसको पकड़ के उसके अंदर भी एक ट्रायंगल बनाना है। वो 10 मीटर की साइड्स रखने वाला ट्रायंगल होगा। यहाँ पर 11 मीटर आपको दिखाया गया, 11 मीटर और 10 मीटर। अब इस ट्रायंगल के भी एक सर्कल को पकड़ना है, अब और अंदर जाना है और उसमें 1 मीटर की साइड्स रखने वाले ट्रायंगल बनाने, एक ट्रायंगल बनाना है। फिर इस 1 मीटर के ट्रायंगल के भी एक सर्कल में जाना है और वहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूर से हमने एक ट्रायंगल बनाकर सैंपल्स लेने हैं, जो कि तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप इसको वर्कआउट करें, हर जो बड़ा ट्रायंगल था जो कि 100 मीटर का था, उसके तीनों वर्टिसेस से अगर आप टोटल सैंपल्स निकालें तो ये सैंपल्स बनते हैं 27 सैंपल्स बनते हैं। इन सैंपल्स को अलग अलग करने के लिए हमने कलर कोडिंग कर दी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड कलर यूज़ किया गया है एक वर्टिस के सैंपल्स को टारगेट करने के लिए या मार्क करने के लिए, ग्रीन कलर दूसरे के लिए और ब्लू कलर तीसरे के लिए यूज़ किया गया है। ये पूरी की पूरी एक साइट है। एक साइट से हमने 27 सैंपल लेने और इसी तरीके से हमने मार्स पे करना है। बिल्कुल यही काम हमने मार्स पे करने जा रहे हैं और इन सैंपल्स को लेकर फिर हमने इसमें बायोमार्कर्स को ढूंढना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से इन 27 सैंपल्स के जो बायोमार्कर हैं, इस वक्त जो बायोमार्कर हम देख रहे हैं वो वर्टिकल एक्सिस पर मैप किया गया है और सैंपल्स आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैप किए गए हैं। तो आपको हर सैंपल में बायोमार्कर की इंटेंसिटी नज़र आ रही है। रेड कलर और ग्रीन कलर और ब्लू कलर आपको ये बता रहे हैं कि किस जगह से, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए हमने किस जगह से ये सैंपल लिए हैं, हम उसको देख रहे हैं। तो हर सैंपल को इस तरीके से टारगेट किया जाता है और जो बायोमार्कर हम इसमें देख रहे हैं उसको ATP कहा जाता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है
जो कि हमारे सेल का, अगर हम सेल लेवल पर जाएं तो हमारे सेल का पावर हाउस है, वापडा है, बिजली प्रोड्यूस करता है पूरे मुल्क को चलाने के लिए। इसी तरीके से हमारे सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, उनको जो पावर एनर्जी देनी है वो इसने एटीपी ने देनी है। तो अगर एटीपी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि लाइफ नहीं है। ये हमारे सेल का एनर्जी सेंटर है और इसको चूज करने की एक बहुत बड़ी वजह है कि कोई और ऐसा प्रोसेस नहीं है जो एटीपी जनरेट करता हो। ना तो हमारा कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऐसा है जो कि एटीपी जनरेट करता हो, तो एटीपी किसी और तरफ से नहीं आ सकता। और ना ही हमारी एनवायरनमेंट में लाइफ के अलावा कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि एटीपी को जनरेट करता हो। तो एटीपी अगर आपको कहीं मिलेगा ज़मीन पर तो वो लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और हो सकता है कि ये एटीपी हमें ज़मीन पर ही मिले। अगर ये एटीपी हमें मरीख पर मिलता है तो वहाँ पर कार्बन बेस्ड लाइफ या तो है या रह चुकी है। इस चीज़ को देखने के लिए हमने इसे बायोमार्कर बनाया। हम जब भी सैंपल्स लेते हैं तो उसके दो किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। एक बायोलॉजिकल एनालिसिस किया जाता है जो कि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और दूसरा मिनरोलॉजी एनालिसिस किया जाता है जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ। बायोलॉजिकल जो एनालिसिस है उसमें हम सैंपल को लैब में लेके आते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स को देखते हैं, उसका केमिकल एनालिसिस करते हैं, और फिर सारा डाटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया जाता है कि वो देखे कि इन बायोमार्कर से क्या हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर लाइफ है। इसी तरीके से स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए, क्योंकि जितने भी ऑर्बिटर घूम रहे हैं, हमारा ऑर्बिटर हो गया या जो रोवर्स जा चुके हैं, परसेवरेंस रोवर हो गया, इन पर हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर मौजूद हैं। वो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी हैं, वो रेमन स्पेक्ट्रोमीटर्स भी हैं, वो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर्स भी हैं जो कि काम करें, और इन पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन जब भी हम एक सैंपल को लेके आते हैं, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए आइसलैंड में, वो सारे के सारे वो इंस्ट्रूमेंट थे जो कि क्यूरोसिटी या हमने यूज़ किए परसेवरेंस पर। वही स्पेक्ट्रोमीटर, वही इंस्ट्रूमेंट्स, वही केमिकल एनालाइज़र हम लेकर गए वहाँ पर जो कि सब मार्स पर हैं, ताकि हम उन्हीं से डाटा ले सकें, उसी तरीके से सैंपल ले सकें, उसी तरीके से डाटा ले सकें और उसको एनालाइज कर सकें। तो जब हम एक सैंपल लेके आते हैं लैब में, तो सबसे पहले हम उसको लेबल करते हैं। मैं आपको यहाँ पर साथ साथ दिखा भी रहा हूँ। लेबल करने के बाद हम उसे पॉलीथीन बैग में रैप करते हैं, उसको सील करते हैं। बाज़ का 2 पॉलीथीन बैग्स को भी हम यूज़ करते हैं उसे सील करने के लिए। जब हमने उसको सील कर दिया तो अब उसमें से छोटी छोटी रॉक्स को ख़त्म करने के लिए उसकी हैमरिंग की जाती है, उसको पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं। पाउडर फॉर्म को लेकर उसे सेंट्रीफ्यूज में रखा जाता है ताकि उसे अलग किया जा सके डेंसिटी के तौर पर। उसे स्पिन किया जाता है ताकि मुख्तलिफ उसमें जो मटेरियल्स हैं वो अलग अलग हो जाएं। और उसके बाद हम उसमें बफर ऐड करते हैं, 1 मिलीलीटर बफर ऐड करते हैं, और उसे फिर एक मरतबा स्पिन किया जाता है, शेक किया जाता है ताकि हम उसे एक अच्छा मिक्सचर बना सकें। अब जब हमने उसको मिक्सचर बना लिया तो उसे गर्म किया जाता है। गर्म इसलिए किया जाता है कि अगर उसमें लाइफ की कोई भी फॉर्म मौजूद है, सेल्स मौजूद हैं, तो वो ब्रेक हो जाएं और वो एटीपी को रिलीज़ कर दे, क्योंकि हमने तो एटीपी को मॉनिटर करना है और मेजर करना है। तो हम इसलिए एटीपी की जनरेशन के लिए उसे गर्म करते हैं और उसके बाद फिर उसे स्पिन किया जाता है। और स्पिन करने की वजह यह है कि जो रॉक पार्ट है, उसका रॉक पाउडर है, वो नीचे बैठ जाए और एटीपी ऊपर आ जाए। और अब जब एटीपी आ चुका है ऊपर, तो उसमें एक एंजाइम ऐड की जाती है जिसे लूसीफरेस कहा जाता है, जो कि जुगनू के पास होती है जब वो ग्लो करता है। तो जब हम लूसीफरेस ऐड करते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी के साथ रिएक्ट करता है और ग्लो करता है। तो लाइट की इंटेंसिटी से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा एटीपी मौजूद है। मैं आपको जो एटीपी हमने मेजर किया उसको ग्राफ की शक्ल में तीनों साइट्स जो आइसलैंड की थी वो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी साइट है, साइट 1, साइट 2, साइट 3, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा एटीपी मिला? जी हाँ, बड़ा सिंपल है, साइट 2 में आपको सबसे ज़्यादा एटीपी मिला। तो अगर आपने किसी जगह रिसर्च करनी है लाइफ को ढूंढने के लिए, तो आप किस साइट पर करेंगे? आप साइट 2 पर करेंगे, उसका इंतखाब करेंगे और ज़्यादा टेस्ट करेंगे और एनालिसिस करेंगे। मैं आपको दोबारा वही चीज़ दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि साइट 1, साइट 2 और साइट 3 को मैप किया गया।
उनके रिजल्ट्स को मैप किया गया, एक एक सैंपल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एटीपी कंटेंट इसमें देखा गया। आप ऊपर एटीपी की चेन भी देख सकते हैं और इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि साइट 2 वो फेवरेबल साइट है जिस पर हमें ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन हमने सिर्फ इस बायोमार्कर को नहीं लिया, हमने डीएनए को भी लिया, हमने डीएनए को भी प्लॉट किया। तो आप बता सकते हैं कि डीएनए कहाँ पर ज़्यादा मिला? अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको डीएनए मिला सबसे ज़्यादा साइट 2 पर, और उसमें भी जो ब्लू कलर का रिंग था, सर्कल था, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा डीएनए मिला। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर फ़ौरन आपको खोज लगानी चाहिए कि यहाँ पर आपको और क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो इस तरीके से हम इस तरफ गए, लेकिन और बायोमार्कर्स को भी हम स्टडी कर रहे हैं, हम डीएनए के कंटेंट को भी कर रहे हैं, हमने एटीपी का भी एनालिसिस किया, हम बैक्टीरिया के डीएनए को भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम मॉइस्चर को भी स्टडी करें, क्योंकि जहाँ पर हमें मॉइस्चर ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर लाइफ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस सारे डेटे को हमने लिया और इस सारे डेटे को लेकर इसमें ग्रेन साइज़ भी लिया कि वहाँ पर ग्रेन साइज़ कितना है, मिट्टी किस किस्म की है, रॉक, और उसको हमने प्लॉट कर दिया। और जब हमने प्लॉट किया तो कुछ अरसे के बाद हमें अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि अगर इस किस्म का ग्राफ हो तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बायोसिग्नेचर स्ट्रांग है, और अगर इस किस्म के ग्राफ हो तो बायोसिग्नेचर वीक है। ये काम हमने नहीं करना था, हमने इसके लिए ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई है, मशीन लर्निंग बनाई है। तो हमने मुख्तलिफ़ किस्म के मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स बनाए और उनको ये डाटा फीड किया, और उसने हमें बताया कि हैबिटेबिलिटी परसेंटेज, ज़िंदगी के मिलने की या रहने की जो परसेंटेज है वो किसी भी साइट पर कितनी है, 50% है, 60% है, 70% है। तो उसने उसके साथ एक नंबर लगा दिया। अब जब भी हमारे पास डाटा आता है तो हम इस सॉफ्टवेयर को देते हैं और वो हमें बता देता है कि यहाँ पर ज़िंदगी के मिलने के या ज़िंदा रहने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। और यही काम हम करने जा रहे हैं मरीख के साथ, और मरीख की जो परसेवरेंस रोवर है उसमें भी ऐसे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट प्रोसेसर्स मौजूद हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स उसके पास मौजूद हैं जो कि ये काम कर रहे हैं और हमें ये सारा डाटा दे रहे हैं। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर यूज़ कर रहे हैं, हम स्पेक्ट्रोमीटर्स यूज़ कर रहे हैं, हम एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ कर रहे हैं, हम रेमान स्पेक्ट्रोमीटर्स यूज़ कर रहे हैं, हम बायोसिग्नेचर्स को ढूंढ रहे हैं, हम डीएनए को ढूंढ रहे हैं, और इस तरीके से हम पूरा एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं ताकि हम लाइफ को ढूंढ सकें, लाइफ के सिग्नेचर्स और लाइफ के मार्कर्स को ढूंढ सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका फेवरेट सिग्नेचर कौन सा है आपने मुझे बताना है, और आपने ये भी बताना है कि अगर आप साइंसदान होते नासा के तो आप किस किस्म के सिग्नेचर की तरफ जाते। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।